स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू CIE एकेडमी। जनरल साइंस का सीरीज बिल्कुल आपका चल रहा है। इसमें सारे ही क्वेश्चंस कंबाइंड क्वेश्चंस हो रहे हैं, PYQ क्वेश्चंस हो रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर AEDO एंड SI। सो आप बिल्कुल इसको देखिए, और ज़रूरी नहीं है कि AEDO SI वाले ही सिर्फ देखें, बाकी सारे एग्जाम्स वाले भी देख सकते हैं, जहाँ पे जनरल साइंस जो है वो एक मेन फैक्टर बनता है। और अगर आप बिहार के एग्जाम्स की बात कर रहे हो, BPSC की बात कर रहे हो, या फिर कोई भी आयोग बिहार का बात करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो साइंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है, जनरल साइंस GS का। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस ही हमेशा दिए गए हैं, तो इसलिए आप अच्छे से फोकस करके PYQ को देखो, और जो भी आपको डाउट हो या जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन हमारा नेचुरल रबर से रिलेटेड है। ठीक है, नेचुरल रबर से रिलेटेड है, और नेचुरल रबर के बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा था। मतलब कि ऐसा नहीं है कि नया है पहली बार, पहले भी हमने सीरीज में ही क्वेश्चन कर रखा है, लेकिन फिर से क्वेश्चन आया है तो हम इसको फिर से करेंगे। और जिनको याद है उनको तो आंसर अभी याद आ ही गया होगा, लेकिन नहीं भी याद है तो अभी हम इसका आंसर देख लेंगे। तो क्या है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, मतलब प्राकृतिक रबर का एक बहुलक क्या है, मतलब क्या है इनमें से, आइसोप्रीन है, स्टेरीन है, या फिर विनाइल एसीटेट है, या फिर प्रोपीन है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आइसोप्रीन हो जाएगा। उस वक्त भी हमने यही पढ़ा था, आइसोप्रीन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आइसोप्रीन क्या है? आइसोप्रीन एक बहुलक है ना, एक पॉलीमर है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, मतलब आइसोप्रीन का पॉलीमर क्या है? नेचुरल रबर है। स्पेसिफिकली हम इसको क्या बोलेंगे? तो स्पेसिफिकली हम इसे cis 1,4 पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस, इसको याद कर लो, 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? ये इसका स्पेसिफिक नाम हो गया। ओके, ये इसका स्पेसिफिक नाम हो गया। आइसोप्रीन इज द मोनोमर, ये एक मोनोमर यूनिट है दैट लिंक्स टुगेदर, जो एक दूसरे में जुड़ता है, टू फॉर्म द लॉन्ग पॉलीमर चेन्स, किस लिए? लंबा पॉलीमर चेन बनाने के लिए। ठीक है, दैट कंस्टिट्यूट नेचुरल रबर। अब इसको हिंदी में भी देख ले, प्राकृतिक रबर हमारा जो, यानी कि नेचुरल रबर जो हमारा है, आइसोप्रीन का एक बहुलक है। विशेष रूप से इसका नाम क्या है? cis 1,4 पॉली आइसोप्रीन। आइसोप्रीन वह मोनोमर इकाई है ना, जो प्राकृतिक रबर बनाने वाली लंबी बहुलक श्रृंखलाओं को एक साथ क्या जोड़ती है, यानी कि लॉन्ग चेन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले बता दूं, मैंने उस वक्त भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, फाइबर एंड फैब्रिक करके एक चैप्टर होता है, क्लास 8 और 9 के NCERT में आपको मिल सकता है, फाइबर एंड फैब्रिक। ठीक है, ये एक चैप्टर होता है, और ये चैप्टर जो है वो आपको ये सारी चीजें आपको करवा देगा, मतलब उसमें सारा कुछ ही दिया रहता है। वो चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका ये सारी जो पॉलीमर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या है? द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए। क्या हो जाएगा? लिनियस हो जाएगा, लैमार्क हो जाएगा, मेंडल हो जाएगा, या डार्विन हो जाएगा? इन सब से रिलेटेड हमने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, अगर आपको याद होगा तो आप आंसर अच्छे से कर देंगे। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जो बुक है वो डार्विन ने लिखा है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका मतलब होता है कॉमनली शॉर्टेंड टू द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वाज पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ने 1859 में, यानी 1859 में इस बुक को लिखा था। एंड द सेमिनल वर्क इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड द साइंटिफिक थियोरी that population evolve over generation through the process of
नेचुरल सिलेक्शन। तो ये नेचुरल सिलेक्शन से ही इन्होंने ये थ्योरी भी साबित की थी कि पॉपुलेशन इवॉल्व करता है जनरेशन टू जनरेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो नाम याद रखना है चार्ल्स डार्विन 1859। ठीक है, ये हिंदी में है, हिंदी वालों के लिए है, ये आप अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको याद रहे हमेशा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गे, क्या बोल रहा है, द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड, यानी कि शैवाल और कवक के बीच लाइकेन बनाने के लिए होने वाली अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है। अंतःक्रिया क्या बोल रहा है, शैवाल और कवक के बीच, है ना, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म या म्यूचुअलिज्म, या फिर क्या हो जाएगा, कॉमेंशियलिज्म, या फिर कन्वर्जन, यानी कि परिजीविता, सहजीविता, सहभोजिता या रूपांतरण, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये आंसर, ये इसका जो आंसर है ना, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि थोड़ा सा है क्वेश्चन डिफिकल्ट, बट ये बहुत कॉमन है, ये बहुत बारी पूछा जा चुका है, बहुत कॉमन है। हमेशा अगर आप इस तरीके की क्वेश्चन देख रहे हो फंजाई और अलगे से रिलेटेड, उनके इंटरेक्शन से रिलेटेड, तो वो प्रोसेस होता है म्यूचुअलिज्म, यानी सहजीविता वाला प्रोसेस, ये हमेशा अप्लाई करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, यही इसका आंसर हो जाएगा। The interaction between algae and fungi to form lichen is a classic example of mutualism, है ना, which is a type of symbiotic relationship। एक symbiotic relationship का ये क्या है, एक टाइप है, where both organism benefit from the association, है ना। फिर से इसको देख ले, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक यानी एल्जाई और फंजाई के बीच लाइकेन बनाने के लिए, लाइकेन को बनाने के लिए होने वाली अंतःक्रिया सहजीविता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो एक प्रकार का सहजीवी संबंध है, म्यूचुअलिज्म है, जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या है, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव्स इज कॉल्ड, किसी जीव के रहने के वास्तविक स्थान या जगह को क्या कहा जाता है, हैबिटेट, इकोसिस्टम, या फिर निकेत, या फिर बायोम, विच विल बी द आंसर, बताओ। तो बहुत आसान है, बचपन से पढ़ा होगा ना, वहां कहीं पे भी वो रहने के आदी हो जाते हैं तो हम क्या कहने लगते हैं, पर्यावास। ये तो आंसर से ही वास लिखा हुआ है ना, यहाँ से ही समझ में आ रहा होगा कि आंसर यही हो जाएगा, है ना, हैबिटेट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पर्यावास। तो हैबिटेट क्या होता है, इज द नेचुरल इन्वायरमेंट और प्लेस, ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक जगह हुआ, प्लेस हुआ, वेयर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लाइव्स, जहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, इट provides the organism with everything it needs to survive। तो क्या है कि जहां वो रह रहे हैं वहां पे उन्हें उनके जरूरत की हर चीजें उपलब्ध होती हैं, इंक्लूडिंग फूड, वाटर एंड शेल्टर, खाना पीना और रहना, चीजों का उपलब्धि होता है, इसलिए हम उसे हैबिटेट कहते हैं। हिंदी में भी अगर आप देख ले तो पर्यावास क्या है, तो पर्यावास वह प्राकृतिक वातावरण है या स्थान है जहां एक विशेष जीव रहता है। यह जीव को भोजन, पानी और आश्रय सहित जीवित रहने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करता है। ठीक है, चलो ये बताओ, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, तो इन किस चीज में, तो सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है। ये तो बहुत आसान है, ये नहीं बताया तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, सोलर एनर्जी का बात हो रहा है, और सोलर एनर्जी यहाँ पे किस चीज से रिलेटेड होगी, तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हमने जब भी फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ा है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, तभी हमने सनलाइट का जिक्र किया है ना, तो सोलर एनर्जी का जिक्र हो रहा है तो क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, वेयर सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। जहाँ पे सोलर एनर्जी यानी कि सन की जो ऊर्जा होती है, सौर्य ऊर्जा जो होती है, उसको कैप्चर करना किसका काम है, क्लोरोफिल का काम है। एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वही क्लोरोफिल जो ही है उसको फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एंड NADPH वो भी याद रखना है। अब हिंदी में भी देख ले तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो क्लोरोप्लास्ट में होती है। किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, जहां सौर्य ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा पकड़ा जाता है और एटीपी और NDPH के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। चलो, द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ओह शिट, ये भी मतलब क्वेश्चन है। द बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस जब हम करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा तो जो बाय प्रोडक्ट निकल के आता है, लास्ट में जो निकल के आता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है O2। क्या होता है, ऑक्सीजन, O2। O2 is the primary byproduct of photosynthesis. Plants use light energy to convert carbon dioxide and water into glucose, है ना, and oxygen gas which is released. तो बेसिकली जब भी हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो जो रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, रिएक्शन में प्लांट क्या यूज करता है, लाइट एनर्जी यानी कि सन के लाइट को यूज करते हैं टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और वाटर में, और फिर वो किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में, है ना। तो ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो लास्ट में निकल करके आता है, इसीलिए हम इसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। और अभी हमसे पूछा भी क्या था कि बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, किसका, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन का, ठीक है। देख ले, हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद, क्या है ये, उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन, O2 है। और पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और पानी H2O को ग्लूकोज यानी कि शर्करा और ऑक्सीजन गैस में बदलने के लिए करते हैं जो मुक्त होती है, ठीक है, विच इज रिलीज्ड। ये बताओ, द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस। अरे यार बताओ जल्दी, बोन्स के स्टडी को, हड्डियों की स्टडी को क्या बोलेंगे, ये सब नहीं बताया तो क्या बताया, ये सब नहीं अगर पता है तो दिक्कत है। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी यानी कि, अरे यार हिंदी वाला दिखता क्यों नहीं है, हाँ, अस्थि विज्ञान, ठीक है, अस्थि विज्ञान, अस्थि विज्ञान। ओस्टियोलॉजी is the scientific study of bones, skeletal elements, microbone, morphology, tooth morphology and functions। यानी कि अस्थि विज्ञान हड्डियों, कंकाल तत्वों, है ना, सूक्ष्म अस्थि आकृति विज्ञान, है ना, दांतों की आकृति विज्ञान, और कार्य क्या वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। तो ये तो इसमें उतना जानने की कोशिश करने वाला चीज नहीं है। अगर आप चाहो तो आप ओरोलॉजी, सेरोलॉजी और जियोलॉजी, ये तीनों के बारे में आप बता सकते हो कि किनकी स्टडीज को ये बोला जाता है, कमेंट में, कमेंट में आप ये तीनों ऑप्शंस के बारे में बता सकते हो, ठीक है। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल्स। निम्नलिखित में से किसके कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है,
यहाँ पे आपसे नहीं पूछ रहा है। और ऑप्शंस क्या है, लाइकेन, वायरस, बैक्टीरिया और एल्गे। इनमें से आपको ये बताना है कि किन में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो वायरस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते, वायरस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते क्योंकि ये डिपेंडेबल होता है। वायरस आर द ओनली ऑप्शन लिस्टेड दैट आर acellular, meaning they do not consist of cells and lack their own metabolic machinery। वही मैं बोल रही थी, ये डिपेंडेबल होता है। इसका मतलब ये था कि इसके पास, वायरस के पास अपना कोई सेल्स जो होता है ना, वो नहीं होता है। ये अपने खुद पे ये डिपेंडेंट नहीं होता, ये पूरा इसकी मशीनरी रेडी नहीं होती है वायरस की। ये जिसके बॉडी में जाएगा या जिस भी चीज में जाएगा, ये उसके चीजों को यूज करके फैलता है या रहता है। इसके खुद के पास वो शक्ति नहीं होती है। मेरा मतलब नॉर्मल भाषा में मैं समझा रही हूँ, तो थोड़ा हिंदी में देख लो ना। तो वायरस सूचीबद्ध एकमात्र विकल्प है जो अकोशिकीय होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कोशिकाओं से बने नहीं होते हैं, सेल्स के बने नहीं होते, और उनमें अपने स्वयं के चयापचय तंत्र की कमी होती है। मतलब वो खुद में नहीं कर सकते, वो खुद के ऊपर डिपेंडेबल नहीं हो सकते। उन्हें कोई ना कोई एक ओनर चाहिए अपने लिए, जिसके भी बॉडी में जाएंगे, जिस भी चीज में जाएंगे, वो उसकी चीजों को यूज करेंगे, उनके सेल्स, उनके हर चीज को यूज करेंगे, ठीक है। देयरफॉर दे जनरली डू नॉट हैव एंजाइम्स, इसीलिए उनमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं विद इन द वायरल पार्टिकल इटसेल्फ टू कैरी आउट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली, इंस्टेड रिलाइंग इंटायरली ऑन द होस्ट सेल। वही मैं बोल रही थी कि ये मतलब इनके पास खुद का नहीं है प्रोसेस, ये खुद पे इंडिपेंडेंट नहीं है कि ये जी सकते हैं। ये होस्ट सेल्स पे मतलब होस्ट सेल क्या हो गया कि जिसकी बॉडी में भैया जाएंगे, ठीक है, उसके एंजाइम्स पे, उसके ही चीजों पे डिपेंडेबल होते हैं, जो भी इनका लाइफ फंक्शंस होता है। हिंदी में भी अगर मैं आपको समझाऊं तो वे आमतौर पर स्वतंत्र रूप से चयापचय प्रक्रियाओं को करने के लिए वायरल कण के भीतर एंजाइम नहीं रखते हैं, उनके अंदर एंजाइम्स नहीं होता है। इसके बजाय प्रकृति और अन्य सभी जीवन कार्यों के लिए पूरी तरह से मेजबान कोशिकाओं के एंजाइमों पर निर्भर होते हैं। किसके? होस्ट सेल्स, मतलब कि जिनकी बॉडी में भी ये प्रवेश करेंगे वो होस्ट सेल्स के कोशिकाओं पे निर्भर होते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलो, समझ में आ गया होगा। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड? मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं? मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं? ये तो बहुत आसान है, लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन या पैनक्रियास। जल्दी बताओ। बोन मैरो, बोन मैरो में बनेगा, सीधी सी बात है। लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप होता है जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स को। एंड दैट आर क्रूशियल फॉर द बॉडीज इम्यून सिस्टम। बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। ऑल लिम्फोसाइट्स इंक्लूडिंग बी सेल्स एंड टी सेल्स आर इनिशियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स लोकेटेड इन द बोन मैरो। करेक्ट। द बोन मैरो इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी। बोन मैरो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, फाउंड विद इन बोन्स, दैट इज द प्राइमरी साइट ऑफ न्यू ब्लड सेल प्रोडक्शन। मतलब कि क्या बोल रहा है यहाँ पे? दैट इज द प्राइमरी साइट ऑफ न्यू ब्लड सेल प्रोडक्शन, यानी कि हेमाटोपोइसिस, क्या बोलेंगे इसको, हेमाटोपोइसिस, ठीक है, इन एडल्ट्स, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि ल्यूकोसाइट्स हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लिम्फोसाइट्स बी कोशिका और टी कोशिकाओं सहित शुरू में अस्थिमज्जा में
स्थित स्टेम कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये अस्थमज्जा ये हमारा बोन मैरो कहलाता है, ठीक है। अस्थमज्जा हड्डियों के भीतर पाया जाता है, हड्डियों के भीतर पाया जाता है जाने वाला एक नरम स्पॉन्जी उत्तक है जो वयस्कों में नई रक्त कोशिका का उत्पादन क्या करेगा, उत्पादन का प्राथमिक स्थल है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कंटेन्स आयोडीन। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है आयोडीन वाला, है ना। अगर देखी होगी सीरीज तो मतलब देखना जाके, अगर जिसने नहीं देखा है, लेकिन मैं बता रही हूँ ये रिपीट हो रहा है, देखना पड़ेगा रिपीट कैसे हो रहा है। क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन। बाकी सारे हॉर्मोन्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नहीं जिसको पता है जाके दूसरी वाली वीडियो देखो। तो इसका हो जाएगा थायरोक्सिन, ठीक है। क्यों, आयोडीन है ना। चलो, थायरोक्सिन ऑल्सो नोन एज T4 इज द हार्मोन दैट कंटेन्स आयोडीन। क्या कंटेन कर रहा है, आयोडीन as a major component, and the thyroid gland requires dietary iodine to synthesize both thyroxine and triiodothyronine यानी कि T3। हमें जब ना चेकअप कराना होता है ना, तो ये T4 T3 ऐसे करके लिख देता है कि टेस्ट करवा के आओ, ब्लड टेस्ट में लिख देता है ना, यही सब होता है, हॉर्मोन्स का ही चेक होता है। विच आर इसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, और ये मेटाबॉलिज्म के लिए ही होता है बेसिकली थायराइड हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन्स। आपका इससे होता है ना कि थायराइड अगर हो गया तो किसी की बॉडी ना बहुत मतलब फैल जाती है, मतलब फैटी हो जाती है, और किसी की होती है ना कि बहुत पतली हो जाती है, मतलब कि वो कितना भी खा ले उसकी बॉडी पतली ही रहेगी। और कोई ऐसा होता है कि कितना कम भी खाए लेकिन उसकी बॉडी फैलती जाएगी। तो वो दोनों केस में ना थायराइड का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इसीलिए अगर किसी के साथ ऐसा हो तो बिल्कुल आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और पता करें इस चीज़ के बारे में, T3 T4 का चेकअप करवाएं, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आयोडीन की डिफिशियंसी अगर आपको हो जाती है तो आपका जो यहाँ वाला जो यहाँ पे हमारा ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, जो गोइटर होता है ना, उसका एनलार्जमेंट होने लगता है। मतलब किसी का होता है ना कि गले में थोड़ा उसका गला ना बड़ा लगने लगेगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा कुछ ऐसा, तो एनलार्जमेंट होने लगता है, मतलब वो उसका सेल का जो ग्रोथ है वो ओवर हो जाता है। तो वैसे केसेस में भी आपका ये थायराइड वाला ही इश्यूज होता है। तो आप बिल्कुल अगर जिसके साथ भी ऐसा हो तो वो टेस्ट करवा लेना, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी, अगर हम मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट है तो हमारा डाइजेशन वगैरह बहुत इजीली हो रहा है, लेकिन अगर स्लो है तो हमारा बहुत मतलब स्लोली होगा, मतलब हम कुछ भी बाहर का खाना भी नहीं खा सकते हैं, अगर हम वो भी खाएंगे ना तो वो भी हमारा फैट जमा हो जाएगा। तो ये सारा रेगुलेट यही कर रहा है, थायरोक्सिन ही रेगुलेट कर रहा है, ग्रोथ को भी थायरोक्सिन ही कर रहा है, डेवलपमेंट को भी थायरोक्सिन ही कर रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसके कारण होता है यार, एड्स किसके कारण होगा बताओ, एड्स क्या है, एड्स HIV की वजह से होता है, HIV की वजह से होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वायरस, विषाणु। तो एड्स को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज ऑफ इन्फेक्शन विद द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म है, जिसको नहीं याद है वो देख लो। ऐसे तो ये सबको पता ही होता है, इसलिए मैं नहीं बताई थी, बट इफ आप भूल गए हो तो आप देख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एड्स क्या है ये, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV के से संक्रमण का सबसे उन्नत चरण होता है। HIV क्या है, इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस दैट स्पेसिफिकली टारगेट्स and destroys the immune system CD4 plus T cells, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, थक गई मैं बोलते बोलते क्या, नहीं अभी और एनर्जी है। द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेस इन, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। अरे बताओ, जल्दी बताओ, सब बहुत आसान है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ज्यादा आसान, कोई कल से मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ।
बने रहना ऐसे ही। क्या हो जाएगा 8 मिनट। अब ये अप्रोक्स लिखा हुआ है तो ये एकदम ये मत बोलने लगना कि गलत है गलत है। अप्रोक्स 8 मिनट्स, ठीक है। एक्चुअल आंसर इसका 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज अबाउट 149.6 मिलियन किलोमीटर। डिस्टेंस है, ये दूरी है, इतना इतना ये दूरी है, ठीक है। 92.96 मिलियन माइल्स, ये माइल्स में है। लाइट ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ये आपका स्पीड होता है किलोमीटर पर सेकेंड में 299.792 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये आपका माइल्स में स्पीड को दिया हुआ है, ठीक है। इन द वैक्यूम और स्पेस, डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय द स्पीड, जब हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो वो हमें ट्रैवल का टाइम बताता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स 20 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट्स 20 सेकेंड। देख लो सब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? बक जल्दी बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है आज लग रहा है। अरे बहुत आसान है, ये सब में सोचना ही नहीं होता है बिल्कुल। अब थोड़ा लेकिन फिर भी मैं याद करवाती हूँ। फिजिक्स फोर्स है, फोर्स में हमारा क्या होता है? फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, कोई एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन के साथ साथ कुछ स्पीड भी उसमें आ रहा है, तो फोर्स तो हमारा वेक्टर ही हो जाएगा, वेक्टर ही हो जाएगा। फोर्स एफ बराबर होता भी क्या है? एम ए होता है, यानी कि क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंजेस आएंगे उसके ही रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन फोर्स में होता है। तो फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तीनों ही क्या हो गए हमारे? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तीनों क्या हो गए? वेक्टर क्वांटिटी। तो बचा कौन? प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा, सीधी सी बात। पढ़ लो भाई, जिसको नहीं याद आ रहा होगा वो उसको याद आ जाएगा। इसमें क्या बताओ? बताने वाली चीज है क्या? अगर आपको फिजिक्स का सीरीज चाहिए ना, कि फिजिक्स में वीडियो लानी चाहिए मुझे, मतलब कि चैप्टर वाइज करके, तो आप कमेंट करना कि आपको मतलब कि फिजिक्स में 1 शॉट वीडियो चाहिए किस किस चैप्टर का, या फिर सारे का ही चाहिए, या फिर MCQ वगैरह चाहिए, तो आप कमेंट करना। हम फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली लेकर के आएंगे, क्योंकि मैं फिजिक्स की बात इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि फिजिक्स से इस बार न्यूमेरिकल्स पूछ दिए गए थे BPSC में, तो हो सकता है कि ये और भी आगे वाले एग्जाम्स में फिजिक्स पे थोड़ा स्ट्रेस डाला जाए। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग कमेंट करना, अगर आप लोग को चाहिए हो फिजिक्स की स्पेशल वीडियो चैप्टर वाइज वाली, मतलब कि सम चैप्टर्स को डील करते हुए हम आगे बढ़े, है ना। ये तो हम PYQ लेकर के आ रहे हैं ना, तो PYQ में थोड़ी हम हर चीज को डील कर सकते, मतलब जितना हो सकता है एक्सप्लेनेशन में जो है वो हम बिल्कुल डील करेंगे, लेकिन चैप्टर्स थोड़ी पूरे के पूरे रिवाइज हो जाएंगे, है ना। चैप्टर्स नहीं रिवाइज हो पाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे चाहिए कि नहीं फिजिक्स का वो चाहिए, या केमिस्ट्री का या बायो का, किसी का भी ठीक है, लेकिन मैं फिजिक्स का इसलिए बोल रही हूँ, ऑलरेडी आई सेड कि उस पे स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा दे रहा है आयोग, तो आप बताना अगर आपको चाहिए होगा तो आ जाएगा, ठीक है। पढ़ लिया आपने? एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया? चलो आगे बढ़ा जाए। Which one of the following quantity does not have unit? निम्नलिखित में से किस मात्रा की कोई इकाई नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस मात्रा की कोई इकाई नहीं होती? इनमें से किसका यूनिट नहीं है? यूनिट याद करो तो याद आ जाएगा। सबका यूनिट याद करने का कोशिश करो, याद आ जाएगा। जल्दी बताओ मुझे, जल्दी।
तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेन, विकृति, विकृति का कोई यूनिट नहीं होता है, बाकी सबका यूनिट होता है, ठीक है। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन सच एज लेंथ और वॉल्यूम टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये एक चेंज, डायमेंशन का चेंज होता है, ठीक है, दैट्स वाई इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और ये क्या, एक बार अच्छे से इसको समझे तो विकृति को मूल आयाम के सापेक्ष आयाम जैसे लंबाई और आयतन में परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। सिंस इट इज अ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट, द यूनिट कैंसल आउट मेकिंग स्ट्रेन अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी विद नो यूनिट। तो ये रेशियो में होता है और इसके पास दो क्वांटिटी का यूनिट होता है, ठीक है, और दोनों यूनिट क्या होता है, एक दूसरे की वजह कैंसल हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, इस वजह से ये इसके पास कोई डायमेंशन नहीं बन पाता है। और डायमेंशन नहीं बन रहा है, यूनिट तो यूनिट नहीं है, और यूनिट नहीं है तो इसलिए हम इसको यूनिट लेस कहेंगे, ठीक है। साउंड वेव इन एयर इज, हवा में ध्वनि तरंग क्या है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या पोलराइज्ड। वेरी इजी, आज का क्वेश्चन ऑल आर इजी, ठीक है, ऐसा नहीं था कि कोई भी डिफिकल्ट था, नहीं बताए होगे या नहीं पता होगा तो दिक्कत है। ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, अनुदैर्ध्य। तो साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ध्वनि तरंगों हवा में अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एयर मॉलिक्यूल्स के, है ना, पार्टिकल्स वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स प्रोपेगेशन। हिंदी में भी देखें तो क्योंकि माध्यम के कण हवा के अणु, है ना, तरंग में संचरण की दिशा के समांतरण आगे पीछे कंपन करते हैं, एंड दिस मोशन क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ हाई प्रेशर रीजन्स कॉल्ड कंप्रेशन एंड लो प्रेशर रीजन्स कॉल्ड रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, मैंने इसका एक बार ना डायग्राम बना के भी बताया था, फिर से बता देती हूँ। तो पढ़ने में तो आसान हो जाता है ना, लेकिन वो बन नहीं पाता है ना, सही बोली ना मैं, समझ में नहीं आ पाता उस तरीके से। ये इस तरीके से हमने बनाया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्रेस्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रेयरफैक्शन। यहाँ पे हो जाएगा कंप्रेशन, और वो जो थोड़ा हटा हटा सा ये है वो हमारा रेयरफैक्शन हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इस तरीके से ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, साउंड वेव इसी पे वर्क करता है, ये समझ में आ गया आपको। तो हमारा आज का स्लाइड यहीं पे एंड होता है ना। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले स्लाइड्स में अगले सीरीज के साथ। और एक और बात, अगर आपको सच में चाहिए होगा चैप्टर वाइज कि मैं फिजिक्स का या फिर किसी भी चैप्टर का साइंस में आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, तो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह के साथ आएंगे। अगर फिजिक्स की बात हो रही है तो जो भी चैप्टर का आपको चाहिए कि नहीं उसका होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स भी होना चाहिए, तो हम बिल्कुल करवा देंगे, बस आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो और जो मैंने वो क्वेश्चन बोला था उसको भी आप कमेंट में बताना कि क्या क्या होगा दूसरे का भी, क्योंकि पता है उससे क्या होगा कि अगर आप रिसर्च वगैरह करते हो तो आपकी जो मतलब आपका जो नॉलेज होता है उस पर आप वर्क कर रहे हो, वो आपका और भी ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस होता है ना। आप टाइप करोगे तो वो आपको याद भी होगा, तो इसीलिए आपको टाइप करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। आप चाहो तो कॉपी में भी लिख के उसको रख सकते हो, चिपका भी सकते हो किसी नोट्स में ऐसे करके, तो वो अपना अपना मन होता है। बट जो मैंने बोला अगर वो भी आप करो तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।